खास बता दूं, यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर होली खेलते रहे हैं। यहाँ नवाज के ईद में जाकर सेवई खाते रहे हैं। सामाजिक सौहार्द है। नहर बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में हमें डुबाने का काम करता है और रौदी के दिनों में सुखाने का काम करता है। दूसरा, यहाँ लोगों को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक जैसा हो जाए, तो हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं प्राथमिक उपचार भी करा सकूं। या सामूहिक क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं बच्चों को। और जब दलित समाज के लोग 12वीं मात्र 3% ही पास कर पा रहे हैं। मुखिया यहाँ बैठा और अब 20 रुपया ले लिया, तो फिर परोक्ष में आप क्या करते होंगे? कर्मचारी की जरूरत नहीं है। और रात में वो पंचायत छोड़ के लालटेन जलाकर पैदल चला गया साइकिल लेकर। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ रत्नेश्वर ठाकुर जी हैं, जो जन स्वराज के नेता हैं और पिरौकड़ पंचायत के 2001 से 6 तक मुखिया रहे हैं और 2006 से 9 तक प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी रहे और प्रमुख के मधवापुर के प्रमुख भी रहे। निश्चित तौर पे राजनीतिक पृष्ठभूमि है और मूल रूप से जो इलाका है ये नेपाल को लगता है, सीतामढ़ी का बॉर्डर इलाका है और उस वजह से अगर बात की जाए तो स्मगल आम बात है इस इलाके में। उसके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि अभी जो यहाँ से विधायक हैं सुधांशु शेखर, उनकी क्या उपस्थिति रहती है जनता के बीच में और उनका जो कार्यकाल रहा, क्या यहाँ की जनता संतुष्ट है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का वो है बाढ़, सुखाड़, शिक्षा, एजुकेशन और प्लान सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसपे प्रशांत किशोर जी ने चर्चा भी किया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 10 से 15 हजार जो भी रोजगार हो गया हम यही मुहैया कराएंगे, किसी को कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। सर, आप जन स्वराज में है, पूर्व में आप सीपीआई में थे, हृदय परिवर्तन हुआ आपका, आपने जन स्वराज को ज्वाइन किया, क्या? देखिए शहजाद साहब, आपके माध्यम से, आप तमाम चैनलों के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ ये कि मैं 42 साल कम्युनिस्ट पार्टी में विभिन्न स्तरों पर लीडरशिप में रहा और चूंकि हम सब लोग सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे जी, हम जिस सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे, अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई और बात नहीं कर पा रही है। और प्रशांत किशोर में वो विजन है, प्रशांत किशोर जी ने वो सारे सामाजिक परिवर्तन की बात उन्होंने कहा, इसीलिए मेरा हृदय परिवर्तन नहीं, मेरा पूरा समर्थन उनके साथ, उनके बिहार बदलाव के मिशन में हम अपने को एक सिपाही के तौर पर देख रहे हैं। ये आप मानते हैं सर, राजनीति में आज भी अच्छे लोगों की कमी है? अच्छे लोगों का मतलब है चरित्रवान। पढ़े लिखे आप हैं तो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग हैं, आप पैसे वाले हैं तो आपसे ज्यादा ही पैसा वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति में चरित्रवान लोगों की बहुत कमी है। तो क्या प्रशांत किशोर जी के आने से ये कमी खत्म होगी क्या? सही सवाल आपने उठाया शहजाद साहब कि प्रशांत जी इसी की तलाश कर रहे हैं जी। जब पदयात्रा कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, आज भी वो लोगों से विभिन्न स्तरों पर कनेक्ट हो रहे हैं जी। तो उनकी यही तलाश है कि अच्छे लोग राजनीति से बाहर हो गए जी। और जो अच्छे चरित्र के लोग नहीं है राजनीति पर हावी है, इसलिए बिहार की यह दुर्गति है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम बिहार के लोग, हम यहाँ से 40 एमपी चुनते हैं जी। लेकिन बिहार सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में खड़ा है जी। गुजरात 26 एमपी चुनता है जी, वो अमीर राज्य की श्रेणी में खड़ा है जी। यही कारण है कि हमारा एमपी 40 एमपी क्या कर रहा है। हमारे यहाँ न उद्योग है, न धंधा है, न कोई कारखाना है, न नया खुल रहा है, न रोजगार के अवसर हैं। तो इसी सब कारण से गांव-गांव पर यात्रा प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को हम राजनीति में लाएंगे तभी बिहार में परिवर्तन संभव है। आपने सर जब 40 एमपी की चर्चा की है तो निश्चित तौर पर 244 विधायक भी अपने यहाँ से होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो एक बार के विधायक या सांसद होते हैं वो अपने 3 पीढ़ियों के बारे में सोच लेते हैं लेकिन जनता के बारे में नहीं सोचते हैं? तो क्या राजनीति में वैसे लोगों को आना चाहिए जिसकी पारिवारिक लायबिलिटीज कुछ भी नहीं हो, परिवार से फ्री हो, जीवन जीने के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम का दूसरा रास्ता हो, राजनीति को पेशा न बनाए? देखिए, ये सोच का सवाल है। लायबिलिटी रहने के बाद भी लोग सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में ईमानदार हो सकता है जी। और लायबिलिटी नहीं रहने के बावजूद भी बेईमान हो सकता है जी। मैं ये चाहता हूँ, सोच का सवाल है। आपको मैं एक वाक्य सुनाना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ मुखिया था
एक जोगेंद्र मंडल स्वर्गीय अब हो गया, अब दुनिया में नहीं है। मैं पंचायत भवन पर कुछ साथी लोग बैठे थे और बगल में कर्मचारी कोऑपरेटिव भवन में उसका डेरा था। जोगेंद्र मंडल आए कि मुझे खाता खेसरा देखना। मैंने कहा कर्मचारी के पास चले जाइए, वो बता देगा। वो आया वहां से और 20 रुपया कर्मचारी उससे ले लिया, मात्र 20 रुपया। 2001 का वाकया मैं बता रहा हूँ। और वो आके मुझे कहा खुशी से कि मुझे मेरा काम हो गया, मैं 20 रुपया भी दे दिया। मैंने कर्मचारी को बुलाया और कहा कि 24 घंटे के अंदर आप हमारे पंचायत की सीमा को छोड़कर चले जाएं। मुखिया यहाँ बैठा है, मुखिया यहाँ बैठा और आप 20 रुपया ले लिया, तो फिर परोक्ष में आप क्या करते होंगे? आप जैसे कर्मचारी की जरूरत नहीं है। और रात में वो पंचायत छोड़ के लालटेन जलाकर पैदल चला गया साइकिल लेकर। तो ये होती थी अधिकार की बात, ये होती थी पद की मर्यादा, जो आज की राजनीति में नहीं। बहुत संक्षेप में आपसे जानेंगे सर कि आपके इस विधानसभा में आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं हो पाया? हमारे विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ खेती और खेती से जुड़े हुए समस्या, जैसे सिंचाई का प्रबंध नहीं है। यहाँ नहर बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में हमें डुबाने का काम करता है और रौदी के दिनों में सुखाने का काम करता है। दूसरा, यहाँ बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। यहाँ लोगों को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, हार्ट अटैक जैसा हो जाए, तो हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ मैं प्राथमिक उपचार भी करा सकूं, या सामान्य जन को भी हम इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तीसरी समस्या यहाँ सबसे बड़ी है पलायन की, बेरोजगारी की। क्योंकि यहाँ काम नहीं है, खेती लाभकारी नहीं है, इसलिए यहाँ से लोग बाहर चले जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या है। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है कि क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं बच्चों को। और जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, ज्ञानी नहीं होंगे, तब तक हम गरीबी से निकल पाएंगे, इसकी कल्पना बाहर नहीं कर सकते हैं। अब आपको एक वाकया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ दलित समाज के लोग 12वीं मात्र 3% ही पास कर पा रहे हैं। अति पिछड़ा समाज के लोग 7% ही पास कर पा रहे हैं। ये समस्या है। तो इतने हम पीछे हैं, हमारा एजुकेशन इस स्तर पर, इस हाशिए पर है। जी, आपके विधानसभा में निश्चित तौर पे आज भी अगर समस्या की बात करें तो ये बड़ी समस्या है, ये किसानों की समस्या है, आम आदमी की समस्या है। और किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो पलायन निश्चित तौर पे रुकेगा नहीं और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि यहाँ रोजगार की कोई संभावनाएं नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के जो वोटर हैं उनको ये भी समझना होगा कि अच्छे लोगों का चुनाव करें और अच्छी पार्टियों के नेता का चुनाव करें। लेकिन आपसे एक सवाल ये भी है कि अभी होली का आ रहा है, 2 दिनों बाद होली है और जुमा के दिन पड़ रहा है और बहुत सारे नेता बहुत तरह की बातें होते हैं। आपके बगल की विधानसभा 20वीं से विधायक है बचौल जी, उनका एक बयान आया है कि मुसलमान घर से बाहर नहीं निकले, नमाज घर में पढ़े। तो क्या इसको जायज मानते हैं? ये किसी स्तर पर ये जायज नहीं है। और यही उनका बयान से ही उनको वोट को इकट्ठा करने का एक बड़ा अवसर मिलता है, पोलराइज करने का। ये किसी स्तर पर हमारे यहाँ के समाज में, मैं आपको बता दूं, मधुबनी जिला का मैं इतिहास बता दूं, यहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर होली खेलते रहे हैं। यहाँ नवाज के ईद में जाकर सेवई खाते रहे हैं। सामाजिक सौहार्द है। वक्त कुवक्त यहाँ कुछ लोग परिस्थिति बिगाड़ने का काम करते हैं, जिस कारण वोट की राजनीति है, सामाजिक राजनीति यह नहीं है। और इसको किसी स्तर पर जायज नहीं कहा जा सकता है। जिनको नमाज पढ़ना है उनमें भी हम शरीक होना चाहते हैं। होली की भी शुभकामना और नमाज की भी शुभकामना। ये पाक महीना है, रमजान का महीना है, इसलिए मुसलमान भाइयों को भी अपनी ओर से और हिंदू भाइयों को भी होली की शुभकामना दोनों आदमी को देते हैं। और ये इतिहास, ये धरती सौहार्द का, प्रेम का रहा है और इस आधार पर आगे, इस बीना पर ही हमारा समाज आगे बढ़ेगा। हम उनके विचार से सहमत हम नहीं है। हम लोग की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके चुनाव जिताती है। तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ के खेती को लाभकारी बनाने के दिशा में सबसे पहले बाढ़ रौदी के अस्थायी समाधान के लिए इन नहरों को हम लाभकारी बनावे। इस नहरों को, इस पानी को हम अपने जीवन
में विकास के लिए इनका उपयोग कर सके, विनाश के लिए नहीं। दूसरा काम, हम यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। तीसरा, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को, हर व्यक्ति को मुफ्त इलाज, स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा उपलब्ध हो, ये काम करेंगे। चौथा, यहाँ से पलायन को रोकेंगे और हर बुजुर्ग नागरिक को 2000 सम्मान पेंशन उनके खाते में 1 तारीख जाएगा। ये हमारा संकल्प है। और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के लिए हम 4% इंटरेस्ट पर हम उनको सूद बैंक से कर्ज उपलब्ध कराएंगे। ये काम हमारी प्राथमिकता में होगा। चलिए, ये थे रत्नेश्वर ठाकुर जो जन स्वराज के दावेदार हैं हरलाखी से। इनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, पलायन का मुद्दा हो, बाढ़ सुखाड़ का मुद्दा हो, ये हमारी प्राथमिकताएं रहेंगी और इस पे हमारी पार्टी और हमारा एक फोकस रहेगा। एक विजन, एक रोड मैप के तहत पार्टी जो आई है इसी मुद्दे पे, इस पे काम करना प्राथमिकता होगी। इन्होंने बचौल जी के बारे में भी कहा, ये उनका जो राय है उससे हम सहमत नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़ के अंजू महाराज जो दरभंगा की मेयर है, उनका भी बयान आता है कि हिंदू भाइयों से वो कहती हैं कि आप होली 2 घंटा के लिए ब्रेक कर दें। तो ना आप होली रोकिए, ना नमाज रोकिए। निश्चित तौर पे अगर मिल बैठ के सब लोग अगर आपसी सहमति से और सौहार्द वातावरण में मनाते हैं तो किसी भी तरह की कोई संभावनाएं नहीं है। ये समझना जनता को है। ये नेता अपनी टीआरपी के लिए, अपने वोट बैंक के लिए समय समय पर अलग अलग बयान देते हैं। हरलाखी की जनता से हमारा एक निवेदन है, आपके बीच ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी है वो आप भी जानते हैं और आपके यहाँ देखे हुए विधायक भी हैं और पूर्व के विधायक भी हैं। फैसला आपको करना है कि अगर विकल्प के तौर पर जन स्वराज आई है और जन स्वराज से अच्छे प्रत्याशी आते हैं, रत्नेश्वर जी लोग जैसे आते हैं जिनको पारिवारिक लाइबिलिटीज कुछ भी नहीं है और राजनीति में चरित्रवान लोग अगर आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके यहाँ का जो विकास है वो संभव हो पाएगा।